मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जीके और जीएस को। जीके जीएस में हम लोग इतिहास देख रहे हैं और इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं कि क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम चरण को। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम चरण के बारे में कि आगे इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको जानते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा का प्रथम चरण, हम लोगों का टॉपिक यही है कि क्रांतिकारी विचारधारा का प्रथम चरण। तो क्रांतिकारी विचारधारा के प्रथम चरण में देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में के आरंभ में रूस तथा आयरलैंड, कहाँ से, तो रूस और आयरलैंड के आंदोलनों से प्रेरित होकर के भारतीयों ने क्रांतिकारी गतिविधि का मार्ग चुना। अब भारतीय परेशान हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे, तो उन्होंने रूस और आयरलैंड के क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित होकर के भारत में भी क्रांतिकारी गतिविधियों का मार्ग चुना। और इस मार्ग में इन युवाओं ने क्या किया कि ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस और मुखबिरों इत्यादि की हत्या करना प्रारंभ कर दिया। इस क्रांतिकारी में क्रांतिकारियों का मुख्य अड्डा जो था, यानी कि मुख्य इसका जो केंद्र माना जाएगा, तो वो महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब था। चूँकि हम लोगों ने देखा कि क्रांतिकारी केंद्र जो था वो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब था, तो इसमें सबसे पहले हम लोग महाराष्ट्र को देखते हैं क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो महाराष्ट्र में देखेंगे कि भारत में संगठित क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो है वो 1897 में महाराष्ट्र से ही माना जाता है। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से मानी जाती है 1897 में। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के थे, तो बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी त्योहार की प्रथा प्रारंभ की, जिससे स्वराज की प्राप्ति की भावना में क्या हो सके, लोग जागृत हो सके, लोग उत्कृष्ट हो सके, स्वराज प्राप्ति की भावना को लेकर के उनके अंदर रोष जागृत हो सके। क्योंकि जब लोग बाल गंगाधर तिलक ने जब गणपति उत्सव और शिवाजी त्योहार मनाने के पीछे उसका कारण ये था कि जब गणपति उत्सव मनाया जाएगा तो यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होगी, शिवाजी त्योहार मनाया जाएगा तो लोगों की भीड़ जमा होगी, और इस प्रकार से जब लोगों की भीड़ जमा होगी तो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना ज़्यादा आसान होगा और इससे स्वराज प्राप्ति के लिए लोगों के मन में भावनाओं को जगाना भी क्या होगा, आसान होगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो 1897 में दामोदर हरि चापेकर ने और उनके भाई कृष्ण हरि चापेकर ने पूना के प्ले कमिश्नर रैंड और एमर्स्ट की गोली मार करके हत्या कर दी। ये दोनों भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, ये दोनों भाई थे और इन लोगों ने पूना के प्ले कमिश्नर रैंड तथा एमर्स्ट की गोली मार करके हत्या कर दी। रैंड तथा एमर्ड की गोली मार करके जो हत्या की गई, ये यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। इसके पहले कोई भी यूरोपीय की राजनीतिक हत्या नहीं हुई थी, सबसे पहला यूरोपियों का राजनीतिक हत्या यही था। इसके बाद देखा जाए तो 1897 में इन लोगों ने गोली मार करके हत्या किया। ठीक एक साल के बाद 1898 में इन चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी गई, यानी कि फांसी दे दी गई इन लोगों को। किसको, तो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इन दोनों बंधुओं को क्या कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की, जो कि क्या थी, एक संस्था थी। इस संस्था में अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रथम संस्था ये माना गया है। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम संस्था माना गया है किसे, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में जो अभिनव भारत समाज नामक संस्था की स्थापना की गई थी, इसे अभिनव भारत समाज जो है ये मेजनी के तरुण इटली के पैटर्न पर गठित गुप्त समाज था। ध्यान में रखेंगे कि ये मेजनी के तरुण इटली पर गठित क्या था, गुप्त समाज था। और 1909 ईस्वी में इसके बाद अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक में जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। तो यहाँ पर ये चीज़ देखा जा रहा है कि जो भी यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही है तो इसमें हत्याएं बढ़ती जा रही है। और हम लोग देखें कि इस तरह से क्या हुआ कि क्रांतिकारी गतिविधियों में हत्याओं
को ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल को देखेंगे। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, तो महाराष्ट्र में जहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई थी वही बंगाल जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे आगे था। इसके बाद देखेंगे कि पहली क्रांतिकारी संस्था बंगाल में जो थी वो अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 1903 में पी मित्रा, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो पाएंगे कि युगांतर पत्रिका नाम पर एक युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना हुई। युगांतर नामक एक पत्रिका थी और उसी के नाम पर युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना हुई। कहाँ पर? बंगाल में। और युगांतर नामक ये जो क्रांतिकारी समिति थी, इसने बंगाल में क्रांति का बिगुल बजाया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का बिगुल किसने बजाया? तो युगांतर नामक पत्रिका के द्वारा बजाया गया। आगे देखते हैं कि 30 अप्रैल 1908 को युगांतर सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, युगांतर के ही सदस्य थे ये, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन लोगों ने बम मार करके मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर किंग्सफोर्ड की गाड़ी में कैनेडी की पत्नी और पुत्री बैठे हुए थे, जिसकी हत्या हो गई। कैनेडी कौन था? तो कैनेडी उस समय न्यायालय का जज था और कैनेडी की पत्नी और पुत्री की यहाँ पर हत्या हो गई, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके 11 मई 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं यहाँ पर कि हेमचंद्र दास जो था वो एक बंगाल का क्रांतिकारी था और हेमचंद्र दास ने अपनी पूरी संपत्ति को बेच करके बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया और पेरिस में रूसी क्रांतिकारियों के सहयोग में आकर के उसने बम बनाने की कला को सीखा। आगे देखते हैं कि उसने बंगाल में उलास्कर दत्त के सहयोग से मणिकतला में बम बनाने का कारखाना खोला। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कारखाना तो इसने खोल लिया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर पुलिस की छापेमारी पड़ जाती है। पुलिस को यहाँ इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है, तो पुलिस की छापेमारी में अवैध हथियारों की तलाश के लिए पुलिस की छापेमारी पड़ जाती है, जिसमें 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 34 लोगों में अरविंद घोष और बरिंद्र घोष भी शामिल थे। इसके आगे देखा जाए तो इन सभी लोगों पर, यानी जितने भी 34 लोग पकड़े गए थे, इन सभी लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस जो है वो चलाया गया। अब इस केस में नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति जो था वो सरकारी गवाह बन गया। वो भी इन 34 लोगों में गिरफ्तार हुआ था और ये नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति जो था वो सरकारी गवाह बन गया था, जिस कारण से कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी मिल करके जेल में ही हत्या कर दी। और इन दोनों, इसकी हत्या करने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया गया कि फांसी की सजा सुना दी गई। साक्ष्य न मिलने के कारण अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया और इसके बाद रिहाई के बाद अरविंद घोष ने कर्मयोगिनी नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद से वे क्रांतिकारी आंदोलनों को छोड़ करके सन्यासी बन गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित किया। तो इस प्रकार से अरविंद घोष जो थे वो पांडिचेरी में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे। आगे देखते हैं कि अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद से अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और रास बिहारी बोस जो कि बंगाल के एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, तो वहां से वो बचने के लिए जापान चले गए थे और जापान से वो वापस लौट करके आए। इस केस को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। जब उन्होंने बम फेंका था तो इस केस को क्या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया और इस केस में अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दे दी गई थी।
तो इस प्रकार से हम लोग बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों को देख लिए। महाराष्ट्र और बंगाल के बाद अब हम लोग पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखेंगे। तो पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का जनक जो है वो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और बाबा सूफी अम्बा प्रसाद को माना जाता है। इन लोगों को ही जनक माना जाता है पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों का। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों पे नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने 1907 में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मांडले के जेल में भेज दिया, जिससे पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो धीमी गति पर हो गई। अब देखते हैं हम लोग विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रचार। तो भारत के वो क्रांतिकारी जो कि विदेशों में रहते थे, मुख्यतः ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में जो भारतीय रहते थे, तो उन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को वहाँ पर अंजाम दिया। जहाँ वो लोग रहते थे वहीं पर उन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि विदेशों में प्रचार प्रसार करने का जो श्रेय है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। विदेश में जो क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर बनने वाली यह पहली संस्था थी जो कि क्रांतिकारी संस्था थी और इसके अध्यक्ष खुद श्यामजी कृष्ण वर्मा ही थे। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की भारतीयों के लिए, और लंदन में इंडिया हाउस के जो सदस्य थे वो विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा जो थे वो इसके सदस्य थे। मदन लाल धिंगरा जो थे उन्होंने 1909 में लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली की गोली मार करके हत्या कर दी और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई। मदन लाल धिंगरा को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। 1909 में लंदन में भारत सचिव विलियम कर्जन वाइली पर गोली से उन्हें मारने की सजा के तौर पर उन्हें फांसी दिया गया था। इसके बाद देखा जाए तो सावरकर को लंदन में गिरफ्तार कर भारत भेज दिया गया। यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे इन्हें लंदन में गिरफ्तार करके और भारत भेज दिया गया और इन पर नासिक षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तारी के बाद सावरकर जो थे वो जैसे कि क्या कहा जाएगा कि सावरकर की गिरफ्तारी के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नज़र हो जाने के कारण पेरिस को क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। कहाँ अब ये लोग चले गए? तो पेरिस को क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया गया। लंदन को छोड़ करके अब पेरिस में केंद्र बनाया गया। पेरिस में इंडिया होम रूल के सदस्य में भीखाजी रुस्तम जी कामा भी थी। जब ये लोग पेरिस में गए तो वहाँ पर इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के तौर पर भीखाजी रुस्तम जी कामा भी थी। भीखाजी रुस्तम जी कामा के बारे में अगर देखा जाए तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा की सहयोगी रही है और 1902 में इन्होंने भारत छोड़ दिया और यूरोप के विभिन्न देशों में घूम करके इन क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया। भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है भीखाजी रुस्तम जी कामा को। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, तो भीखाजी रुस्तम जी कामा को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। इसके आगे अगर देखा जाए तो 18 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट यानी जो जर्मनी में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा जी ने क्या किया था कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था और सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाली मैडम भीखाजी कामा हैं और इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज जो अभी हम लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं उसका डिजाइन भी मैडम भीखाजी कामा ने ही किया था। देखते हैं गदर पार्टी को। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। तो नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाकना ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हिंद एसोसिएशन की स्थापना की। यह अमेरिका में था इसलिए इसको हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी बोल सकते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को में हिंद एसोसिएशन की स्थापना की।
उसी समय गदर साप्ताहिक पत्रिका का प्रथम अंक आया 1 नवंबर 1913 को, जो सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। इसके बाद देखा जाए तो ये पंजाबी, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, पश्तो के साथ और भी कई भाषाओं में प्रकाशित होने लगा था। इस पत्रिका के नाम पर, यानी ये जो गदर पत्रिका थी, इस पत्रिका के नाम पर ही हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हिंद एसोसिएशन या अमेरिका में, इसलिए अमेरिका, तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का नाम गदर आंदोलन हो गया। इसके बाद देखा जाएगा गदर आंदोलन या फिर गदर पार्टी हो गया। इसके प्रमुख सदस्य यानी कि गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य जो थे वो लाला हरदयाल, पंडित काशीराम, भाई परमानंद और करतार सिंह सराबा थे। और इसके पथ प्रदर्शक जो थे वो लाला हरदयाल थे, यानी कि इसमें मुख्य भूमिका लाला हरदयाल की थी। इसी में देखा जाए तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो कि इस पार्टी के सदस्य थे, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया और इसके वो स्वयं राष्ट्रपति थे। स्वयं यानी कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्वयं इसके राष्ट्रपति बने और इसके प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला बने। तो इस प्रकार से गदर पार्टी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग देख लिए। 1914 में कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी उसके बारे में, तो कामागाटा मारू की घटना क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये घटना कनाडा में भारतीयों के प्रवेश को लेकर विवाद जो हुआ था उससे संबंधित है। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि कनाडा सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि जो लोग भारत से सीधे कनाडा जाएंगे वही लोग प्रवेश कर सकते हैं, वरना भारत को छोड़ करके दूसरे देश से अगर कोई भारतीय कनाडा जा रहा है तो उसके प्रवेश पर वर्जित था, ऐसा नियम बनाया गया था। 1913 में कनाडा के सर्वोच्च अदालत ने एक निर्णय के तहत 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, जिसमें वो 35 भारतीय जो कि कनाडा डायरेक्ट भारत से ना जा कर के दूसरे जगह से वो लोग कनाडा पहुंचे थे और उन 35 लोगों को क्या मिली थी कि प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अमृतसर के गुरदीत सिंह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कामागाटा मारू नामक एक जहाज किराए पर लिया और उस पे 376 यात्रियों के साथ सवार होकर के हांगकांग से वैंकूवर के लिए निकले। वैंकूवर जो कि कनाडा में है, तो हांगकांग से वैंकूवर के लिए निकले। अब इसके बाद देखा जाए कि वैंकूवर पहुंचने पर वहां पर इन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यहाँ पे पुलिस की घेरेबंदी कर दी गई, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट भारत से ना जा कर के हांगकांग से जा रहे थे, इसी कारण से। तो अब इनकी जो जहाज है वो वैंकूवर ना पहुंच करके कलकत्ता के बजबन में पहुंच गया। अब जब कलकत्ता के बजबन में इसका जहाज पहुंचा तो वहां पर क्रोधित यात्रियों और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को पुलिस ने बंदी बना लिया। 1914 में हुए इस घटना को कामागाटा मारू की घटना के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण के बारे में देखा और प्रथम चरण में विभिन्न पहलुओं को देखते हुए हम आगे बढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके द्वितीय चरण के बारे में देखेंगे। तो आप लोग सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे मन को संतुष्टि मिल सके कि हाँ आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रहा है। तो चलते हैं तब तक के लिए, और इतने देर तक बने रहने के लिए मेरे साथ धन्यवाद।